मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे किसान संगठनों में पहली बार कैसे पड़ी है फूट, और साथ ही सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत एक दिन के लिए क्यों टल गई। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के बीच कैसे छिड़ गई है सियासी जंग। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। गुजरात के सूरत से ये खबर आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है। फुटपाथ पर सोए हुए मजदूरों पर डंपर चढ़ गया है। हादसा कल रात हुआ था। सूरत के किम रोड पर मजदूर सड़क के किनारे सोए हुए थे। गन्ने से भरा ट्रैक्टर और ट्रक आमने सामने आ गए और उसी दौरान ट्रक चालक ने डंपर पर से कंट्रोल खो दिया। फुटपाथ पर सोए हुए मजदूरों पर चढ़ गया। हादसे में 15 मजदूरों की मौत की खबर है। 3 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में 6 महीने की एक बच्ची की जान किसी तरह बच गई, लेकिन उसके माता पिता की मौत हो गई। जान गंवाने वाले सभी मजदूर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बताए गए हैं और फिलहाल लाशों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। शैलेश संवाददाता सूरत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्दनाक हादसा शैलेश, और देर रात ये हादसा हुआ। फिलहाल इस बारे में और क्या जानकारी? देखिए सुरभि, ये जो हादसा है कल देर रात जो सूरत का जिले का जो कोसंबा, कीम और मांडवी का जो इलाका है, वहाँ पर ये राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले ये लोग यहाँ पर मजदूरी के लिए आए थे। यहाँ फैक्ट्रियों में वो लोग काम करते थे। उस टाइम रात को जब वो सो रहे थे फुटपाथ के ऊपर, उसी टाइम एक बेकाबू ट्रक ने ये सारे लोगों को कुचल दिया था। उसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और 3 लोगों ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ा है। बाकी 6-7 लोगों की अभी भी गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो भी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है और क्लीनर जो था उनके साथ, उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। साथ में ये ऐसा भी पता चला है पुलिस के सूत्रों से कि ये दोनों ने, ये जो ड्राइवर है उन्होंने शराब पिया था और शराब पी के उन्होंने अपने ड्राइविंग से बेकाबू होकर उन्होंने ये मजदूरों को कुचल दिया है। सभी को अभी यहाँ अस्पताल में उनका इलाज, जो घायल है उनका सूरत की स्मीमेर अस्पताल में इलाज अभी भी शुरू है, जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, सूरत में एक ट्रक दुर्घटना के कारण जान का नुकसान दुखद है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूरत में कल एक डंपर ने सड़क के किनारे सो रहे लोगों को कुचल दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि इसका कंट्रोल खो गया था ड्राइवर का अपने ट्रक से, जिसके बाद उसने फुटपाथ पर सो रहे कुछ मजदूरों पर अपने ट्रक को चढ़ा दिया, जिसमें मौके पर ही 12 जो मजदूर थे उनकी जान चली गई और 3 का इलाज के दौरान जान गई है। और इस बीच केंद्र सरकार ने जो परिवार हैं जिनके अपने खो गए हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की ओर से जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हुए उन्हें 50,000 मुआवजा दिया जा रहा है। और इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। कल रात की घटना है जब सूरत में एक ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 15 मजदूरों को कुचल दिया था। तीनों कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक होगी। और आज किसान और सरकार के बीच भी 9वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए बनाई कमेटी आज पहली बार मंथन करेगी। इस कमेटी में 4 सदस्य थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह मान के कमेटी से नाम वापस लेने के बाद इसमें अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी ही रह गए हैं। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की यह कमेटी बनाई थी, जिसका मकसद सरकार और किसान संगठनों के बीच सुलह करना है। ये कमेटी आज से एक्शन में होगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक है। ये बैठक दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में आज सिर्फ कमेटी के सदस्य ही मौजूद रहेंगे। किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है। प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। ये महज संयोग ही था
कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की बैठक और किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत का दिन 19 जनवरी ही था। लेकिन बाद में किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक एक दिन के लिए टाल दी गई। अब ये बैठक कल यानी 20 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। कृषि कानून पर जारी गतिरोध के बीच किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई भी हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस को है। लिहाजा मामले को सुलझाने के लिए बीती रात दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी SS यादव और किसान नेता मौजूद थे। किसानों की ओर से योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शनपाल, शिव कुमार कक्का, हन्नान मुल्ला मौजूद रहे। ट्रैक्टर रैली के अलावा और भी कई मुद्दों पर ज्वाइंट सीपी के साथ किसानों ने बातचीत की। उन्होंने कहा, हमने भी ये कहा कि इसको पीसफुल रखना हमारे आंदोलन के लिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने भी कहा कि हाँ, आपने अनाउंस किया है, इसके बारे में हम सोचेंगे आने वाले दिनों। ट्रैक्टर रैली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी। किसान आंदोलन के दौरान कल पहली बार किसान नेताओं में फूट पड़ती नजर आई और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और शिव कुमार कक्का ने एक दूसरे पर जुबानी वार किए। भारतीय किसान यूनियन गुट के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर सोमवार को किसान संयुक्त मोर्चा में जमकर उठापटक हुई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद उनकी और MP के किसान नेता शिव कुमार कक्का के बीच जुबानी जंग हुई और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भी बवाल हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के लिए सोमवार का दिन किसी भूचाल से कम नहीं था। पहली बार किसान संगठनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शिव कुमार कक्का को RSS का एजेंट बता दिया, तो कक्का ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बुद्धि पर सवाल खड़े कर दिए। ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया जी, संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया जी। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और RSS का एजेंट है। RSS की ये चाल है, वो RSS का दलाल है। वो विभिन्न दलों के साथ बैठ के अध्यक्षता करते हैं जो इस संयुक्त मोर्चा के नियमों के विपरीत है, तो कार्रवाई तो होगी। जब कार्रवाई होगी तो उन्हें कुछ तो बोलना ही है जो उनकी बुद्धि में आएगा। दरअसल ये पूरा मामला गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक बैठक से शुरू हुआ। बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। इस बैठक में शामिल होने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर हरियाणा सरकार गिराने की कोशिश के आरोप लगे। चढ़ूनी पर सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ की डील का आरोप लगा। चढ़ूनी पर कांग्रेस नेताओं से डील करने के आरोप भी लगे। आरोप के बाद चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया। चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा की 7 मेंबर कमेटी से भी निकाल दिया गया। यही बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी को नागवार गुजरी और मामला यहां तक पहुंच गया कि किसान नेता आपस में ही भिड़ गए। हालात को बिगड़ता देख संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें चढ़ूनी को मनाने और दोबारा कमेटी में रखने का फैसला किया गया। उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। पिछले हफ्ते करनाल में CM खट्टर की सभा में जमकर बवाल हुआ था। जिस संगठन ने बवाल किया वो चढ़ूनी का ही गुट था। देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है और अब तक 3,81,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और सोमवार को करीब 1.5 लाख लोगों को टीका लगा। आज दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में कोविड रोकने का टीका लगेगा। देश भर में अब तक कुल 7,704 वैक्सीन सेशन हुए, जिनमें कुल 3,81,305 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक कुल 580 लोगों पर साइड इफेक्ट हुए हैं। इनमें से सिर्फ 7 केस ऐसे थे जिनको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली में साइड इफेक्ट के 3 मामले आए, जिनमें से 2 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक मैक्स अस्पताल में ऑब्जर्वेशन पर है, जबकि उत्तराखंड में एक व्यक्ति एम्स ऋषिकेश में भर्ती है। 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का शुभ मुहूर्त शुरू हुआ, जो बिना संकट के आगे बढ़ रहा है। आज मंगलवार को दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में वैक्सीनेशन डे है। केंद्र सरकार ने हर राज्य के लिए टीकाकरण के लिए दिन तय किए हैं ताकि दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर न पड़े।
दिल्ली और बिहार में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीनेशन होगा, जबकि यूपी में सिर्फ गुरुवार, शुक्रवार को वैक्सीनेशन होगा। हरियाणा में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और पंजाब में मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को डोज दी जाएगी। The recent breakthroughs on COVID-19 vaccines offer वैक्सीन के आने से उम्मीद की किरण पैदा हुई। इस उम्मीद की किरण को हर किसी के पास पहुंचाना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोविड वैक्सीन का उचित और समान वितरण किया जा सके। ensure fair and equitable distribution of the COVID vaccines. सोमवार को करीब दर्जन भर राज्यों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम था। कल 1,48,266 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना डोज दी गई। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में 36,888 लोगों को टीका लगाया गया, जबकि वेस्ट बंगाल में 11,588, तेलंगाना में 10,352, बिहार में 8,656, मध्य प्रदेश में 6,665, दिल्ली में 3,600 लोग टीका केंद्रों पर गए और वैक्सीन लगवाए। यूपी में सिर्फ एक दिन वैक्सीनेशन हुआ है और 21,291 वैक्सीनेशन के साथ यूपी देश के सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। यूपी सरकार ने तय किया है कि 29 जनवरी तक यूपी के सभी 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग जाएगी। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन ड्राइव सफलतापूर्वक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर अफवाहें भी फैलाने की कोशिश हो रही है। यूपी कर्नाटक में वैक्सीनेशन के बाद हुई मौत का सच सामने आ चुका है। पिछले 3 दिनों के दौरान 4.25 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कुछ लोगों में मामूली साइड इफेक्ट की बात छोड़ दें तो वैक्सीनेशन ड्राइव कामयाब रही है, लेकिन यूपी और कर्नाटक में टीका लेने वाले 2 लोगों की मौत के बाद अफवाह गैंग सक्रिय हुआ। दोनों मौत को वैक्सीनेशन से जोड़ दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से साफ कर दिया कि दोनों की मौत की वजह वैक्सीन नहीं बल्कि दूसरी बीमारी थी। कुछ लोगों के द्वारा झूठी खबरें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर आम जनता को, आम जनमानस को बिल्कुल भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर महिपाल सिंह को शनिवार को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार को उनकी मौत हो गई। महिपाल के घर वालों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या टीके की वजह से कुछ रिएक्शन? जी मेरा तो टीके की वजह से भी। कि कौन सा टीका? ये जो कोरोना का लगा वैक्सीन, तो इसकी वजह से मृत्यु हुई है? जी हाँ। लेकिन जब जांच हुई तो मुरादाबाद प्रशासन ने वैक्सीन से मौत की खबर को गलत बताया। मुरादाबाद के सीएमओ के मुताबिक जिस दिन महिपाल सिंह को वैक्सीन दी गई थी उनकी तबीयत ठीक थी। यही नहीं, महिपाल सिंह ने शनिवार को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी भी की थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया है। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक विद सेप्टिसेमिक शॉक पाया गया। उक्त श्री महिपाल जी की मृत्यु में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया गया। इसी तरह कर्नाटक के बेल्लारी में 43 साल की उम्र के शख्स की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उनकी मौत भी हार्ट फेल होने की वजह से हुई, न कि टीका लगने से। हर गुजरते दिन के साथ बंगाल की सियासत में गर्मी बढ़ती जा रही है। कल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शुभेंदु अधिकारी ने भी चैलेंज को हाथों हाथ लिया। करीब 1.5 दशक पहले जिस नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों की बदौलत ममता बनर्जी को बंगाल की कमान मिली थी, अब उसी नंदीग्राम के जरिए बीजेपी से निपटने के लिए ममता ने आर पार का ऐलान कर दिया है। 2016 में शुभेंदु ने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम की सीट जीती थी। अब ममता बनर्जी ने वहीं से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबसे बड़ा दांव चल दिया है। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো, একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজো বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना सबसे बड़ा सियासी दांव चला तो दक्षिण कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी ने भी हुंकार भरी। कह दिया
कि अगर उनकी पार्टी ने उन्हें नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मौका दिया तो वो ममता को 50,000 वोटों से हरा देंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন 5,00,000 ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব আপনি লিখে রাখুন। ये कल की तस्वीर है जब शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी थी और ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे। आज भी कुछ ऐसी ही भीड़ नजर आने वाली है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि आज दोनों अपने अपने गढ़ में होंगे। ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली करेंगी तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में। गुजरात के कच्छ में राम मंदिर के चंदे को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दो समुदायों के बीच मारपीट और आगजनी तक हो गई। गुजरात के कच्छ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के लिए चंदा के लिए बाइक रैली निकाली थी। रैली जब मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरी तो नारेबाजी और चंदा मांगने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। फिर मारपीट हुई और आगजनी शुरू हो गई। रविवार शाम को कच्छ के किडाना गांव में दो समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। गांधीधाम के पास बसे किडाना में फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ गांव में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो बयान करती हैं कि रविवार रात को जो हिंसा यहाँ पे हुई है वो कितनी भयानक होगी। कई घरों को भी अटैक किया गया है गांव में और आप देख सकते हैं कि इस घर में तो आग लगा दी गई है और यहाँ अगर इस कमरे का मैं हाल दिखाऊं आपको इस घर के तो आप देखेंगे ये देखिए पूरा ऊपर तक दीवारें पंखे, यहाँ अगर आके आप देखें तो बर्तन वगैरह सब जलकर नष्ट हो चुका है। कच्छ के किडाना गांव की ये वही मस्जिद है जहां सबसे पहले विवाद हुआ। हैरानी की बात थी कि बीएचपी की रैली के दौरान पुलिस भी साथ थी, लेकिन जवानों की संख्या कम थी तो हिंसा पर वो काबू नहीं पा सके। राम मंदिर के चंदे के नाम पर गुजरात में हिंसा हुई तो यूपी में फर्जी तरीके से चंदा जमा करने का भी मामला सामने आ चुका है। एनएसए अजीत डोभाल से सूफी धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद धर्मगुरुओं ने कट्टरता को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। एनएसए अजीत डोभाल ने सोमवार शाम ऑल इंडिया सज्जा दानशीन काउंसिल से जुड़े 20 धर्मगुरुओं से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सूफी धर्मगुरुओं ने कट्टरपंथी ताकतों पर चर्चा की और देश की शांति और सौहार्द के लिए इसे खतरा बताया। डेलीगेशन ने एनएसए को बताया कि किस तरह सूफी दरगाह देश में शांति और भाईचारा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगेंस्ट द इस्लाम, अगेंस्ट द सूफीज्म, अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ कुरान, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद ये सब कर रही हैं और नौजवान तबकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा इन लोगों से बचा जाए और जो बुजुर्गान दीन सूफिया कराम की सही तालीमात है उस पर अमल पैरा रहते हुए आपस में सूफी जितने भी आए हैं वो दिलों को जोड़ने के लिए आए, दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आए। मीटिंग में ऑल इंडिया सूफी सज्जा दानशी काउंसिल के चेयरमैन सईद नसीमुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सरकार दरगाहों के वेलफेयर के लिए कदम उठाए क्योंकि सूफी ही सबको जोड़ने का काम करते हैं। सूफियों का मुल्क रहा है, सूफी संतों का हमारा मुल्क रहा है। हम चाहते हैं कि सूफी तो कमिटेड हैं टू फाइट एंड टू स्टैंड अगेंस्ट दी रेडिकलाइज, बट सूफियों की जो इंटरनल प्रॉब्लम, सज्जादा नशीनों की दरगाही की बेसिक प्रॉब्लम जो वफ़ के मामला हैं, डिफरेंट मैटर्स हैं, उनके लिए हम हुकूमत से हमारी बात रखने आए थे। डेलीगेशन की एनएसए से ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली। इस दौरान अजीत डोभाल ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और दरगाहों की भूमिका की तारीफ की और माना कि देश में शांति और भाईचारा बढ़ाने में दरगाहों की बड़ी भूमिका है। यूपी के मेरठ में एक आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस का कुछ महिलाओं से सामना हो गया और महिलाओं ने पुलिस टीम की ऐसी हालत कर दी कि पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। सिर पर पैर रखकर भागते इन पुलिस वालों की तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। पुलिस वाले गए तो थे गो तस्कर को पकड़ने, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया।
घटना मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के रुहासा गांव की है, जहां मुजाहिद नाम के गो तस्कर को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। जैसे ही पुलिस मुजाहिद के घर पर पहुंची, कुख्यात बदमाश को बचाने के लिए महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। सरकारी जीप का शीशा तोड़ दिया गया, वहीं प्राइवेट व्हीकल को भी नुकसान पहुंचाया गया। आलम यह था कि पुलिस को बिना कार्रवाई के बैरंग लौटना पड़ा, जिसके बाद अब तक भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोई योजना तैयार नहीं कर पाई है। हांगकांग के एक दिव्यांग एथलीट की दिलेरी की इन दिनों जमकर तारीफ हो रही है। लाई चाई वाई नाम का यह शख्स व्हीलचेयर समेत हांगकांग की एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। नीना टावर नाम की ये इमारत हांगकांग की छठी सबसे ऊंची बिल्डिंग में शामिल है। लोगों ने जब व्हीलचेयर समेत एक दिव्यांग को यहां चढ़ते देखा तो हैरान रह गए। लाई चाई वाई रस्सियों की मदद से एक के बाद एक मंजिल पार करते चले गए और 10 घंटे बाद वो 820 फीट ऊंची इस बिल्डिंग के शिखर पर थे। इस दौरान तेज हवाओं ने लाई चाई वाई को खतरे में डाला, लेकिन वो अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे। वाई ने यह खतरा हांगकांग की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए उठाया। उनको 7,30,000 अमेरिकी डॉलर मिले, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी को दान कर दिए। 2011 से पहले लाई चाई वाई रॉक क्लाइंबर थे, लेकिन एक हादसे के बाद वो पैरालाइज्ड हो गए। दिल्ली एनसीआर में कैसे कोहरे ने परेशानी बढ़ाई, देखिए ब्रेक के बाद।